student of standard 8 and welcome to you, and today we are going to do chapter number 9, the freedom movement of 1857 CE, part 3. Well, some of you might thinking that आज सर ने मास्क भी पहना है. Well, I got a little cut on my lip, so ये बहुत ही awkward लग रहा था मुझे. So I wear mask. Okay. So social message भी आता है कि आपको मास्क पहनना चाहिए. But before starting the day, I would like to share something with you. As you can see on your screen, he is none other than our former president, Dr. APJ Abdul Kalam. Okay. I have a task for you. Go in the Google and find out what is the full form of APJ. APJ का आपको full form find out करना है and that's it. Now, इनके एक बहुत ही important lines है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा. Apart from study था लाइफ में motivation भी होना चाहिए. Let's see. Dreams is not that which you see while sleeping. Okay. तो सपने वो नहीं होने चाहिए जो आप लोग रात को सोते टाइम देखते हो. रात को हम सभी लोग सोते हैं एंड सपने भी आते हैं. कुछ लोगों को आते हैं पर मुझे तो बहुत आते हैं. मैं एटलीस्ट एक रात में 4-5 सपने तो देख ही लेता हूँ. नाउ ड्रीम्स इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग. इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप. सपने वो नहीं जो आप लोग सोते टाइम पे देखते हो. सपने वो होने चाहिए जो आपको सोने ना दें. ओके फ्रेंड्स, से फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो आप एक रिसर्चर हो एंड आप लोग एक मतलब वैक्सीन पे काम करते हो. तो उन जितने भी साइंटिस्ट होंगे ना जो भी कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रहे हैं, उनको नींद नहीं आती होगी. उनको सपने में भी ऐसा होगा कि ये करेंगे वो करेंगे, चलता रहता है दिमाग में. सो लाइफ में एक टारगेट होना बहुत ज़रूरी है एंड सपने देखो मगर सपने को पूरा भी करो. एंड आपको शायद जान के बहुत अजीब लगेगा कि देर आर सर्टेन इन्वेंशन जो साइंटिस्टों ने पहले सपने में देखे थे एंड देन फिर उसको वर्कआउट करना स्टार्ट किया. ओके, सो ऑलवेज फॉलो योर ड्रीम्स एंड टास्क एपीजे अब्दुल कलाम का फुल फॉर्म. ओके फ्रेंड्स, सो अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करें. ओके डन. So here you can see on your screen end of the revolt. So पार्ट 1 में हमने देखा था कि रिवोल्ट क्यों हुआ था. इकोनॉमिक रीजन थे, सोशल रीजन थे, मिलिट्री वाले रीजन थे, बहुत सारे रीजन हमने पढ़े. मंगल पांडे के बारे में पढ़ा हमने, फर्स्ट माइटियर था एंड ऑल दैट. सेकेंड पार्ट में हमने सारे जो लीडिंग कैरेक्टर्स थे हमने वो डिस्कस किए थे. ओके, जिसमें आपके मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर आ गए, तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, ये कुछ मेन कैरेक्टर्स थे. नाउ इन दिस पार्ट एंड हमने गुजरात के बारे में भी पढ़ा था. अब हम लोग इस पार्ट में एंड ऑफ द रिवोल्ट पढ़ेंगे कि कैसे ये रिवोल्ट जाके फाइनली एंड होता है. ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू रीड लाइन बाय लाइन. थोड़ा आवाज़ का इशू होगा क्योंकि थोड़ा फिल्टर होके आ रहा है. एनी हाउ, ड्यूरिंग द रिवोल्ट weapons and soldiers are supplied to the British from England, Iran, etc. Now think from the Britishers point of view. Okay, Britishers के point of view से आपको सोचना है एंड आपको ये देखना है कि जैसे ही इंडियंस उन पे अटैक करते हैं वो फटाफट इंग्लैंड मैसेज पहुंचाते हैं एंड वाया ईरान फटाफट बहुत सारे वेपन्स मंगवाते हैं, बहुत सारा बैकअप मंगवाते हैं, बहुत सारी आर्मी मंगवाते हैं. द रिवोल्ट हैड स्टार्टेड 10th May 1857. तो ये 10 डेट को ही स्टार्ट हो गया था. रिमेंबर द डेट, इसको हाईलाइट कर देना. बट बाय द एंड ऑफ जून 1857 द ब्रिटिशर्स वेर एबल टू रिगेन द कंट्रोल ऑन बनारस, दैट इज वाराणसी, एंड इलाहाबाद. कानपुर वॉज रिकैप्चर्ड बाय द एंड ऑफ जुलाई एंड Delhi in September 1857. Bahadur Shah Jafar and his queen Begum Jeenat Mahal were imprisoned and exiled at Rangoon, the capital of Burma, where they were died after few years. Their 3 sons were murdered. So यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं. Let us go through one by one. See, the first thing, no doubt
द मूवमेंट स्टार्ट एट 10th May, बट बाय द एंड ऑफ जून यानी विद इन अ 2 month द ब्रिटिश वर एबल टू कंट्रोल द बनारस एंड इलाहाबाद. Then they again recaptured by the end of July the Kanpur also, and finally in September they are able to regain the Delhi also, and Bahadur Shah Zafar were arrested and they were sent to Rangoon, which was the capital of Burma, which was right now if you Google it you will find some new name. Okay, no, I am not going to tell you, you have to search it out now. And their 3 sons were also murdered. So friends, इंडिया में जो मुग़ल एम्परर 1526 में बाबर ने इस्टेब्लिश किया था, ओके रिमेंबर ना, बाबर, हुमायूं, हमने सब 7th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है. अकबर, ओके, एंड लास्ट में औरंगजेब भी था. सो बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट मुग़ल, एंड इनको किसने ख़त्म किया? ब्रिटिशर्स ने. ओके, आगे बढ़ते हैं. लखनऊ वॉज रिकैप्चर्ड इन मार्च 1858. आई होप ये लखनऊ को उनको ज़्यादा टाइम लग गया. एंड झांसी फेल बिकॉज ऑफ द ट्रेचरी ऑफ वन ऑफ द कोर्टियर ऑफ द झांसी. झांसी के दरबार में एक जो दरबारी था उनके कोर्ट में, उन्होंने कुछ सीक्रेट्स ब्रिटिशर्स को रिवेल कर दिए, तभी वो लोग इजीली रानी लक्ष्मीबाई को हरा पाए. एंड एज ए रिजल्ट Rani Lakshmibai escaped towards the Kalpi, and where she died while fighting a battle with the British troops. तो ब्रिटिश ट्रूप से लड़ते लड़ते फाइनली वो वीर गति को प्राप्त होती है, मीन्स शहीद होती है. देश के लिए जो भी मरता है उसको मरना नहीं कहा जाता, उसको शहीद कहा जाता है. आगे, नाना साहेब पेशवा escaped to Nepal after the final defeat. तो यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि नाना साहेब पेशवा को जब लगा हार गए तो वो फटाफट नेपाल की साइड चले जाते हैं. इट इज़ बिलीव दैट ही लिव्ड इन सिन्हूर विलेज ऑफ भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, वेयर ही बिलीव टू हैव डाइड इन 1902. भेष बदल के या फिर कुछ भी ट्रेचरी करके उन्होंने भावनगर को चुना, जो गुजरात में आता है ऑफकोर्स, एंड सीहोर नाम का गांव था. एंड ऐसा माना जाता है कि उनकी जो डेथ थी वो 1902 में हुई थी. सो दिस इज हाउ द ब्रिटिश आर एबल टू रिकैप्चर. ओके फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी इन आवर प्रीवियस सेशन कि जो ये रिवोल्ट है ना, ये कुछ 31 मई को शुरू होना चाहिए था, पर ये हुआ कब शुरू? 10 मिनट में, यानी डेट से पहले ही हो गया. तो इससे क्या हो गया? ब्रिटिशर्स अलर्ट मोड में आ गए. अगर बिल्कुल सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से होता तो शायद कुछ और पिक्चर्स होती, हम शायद कुछ और ही हिस्ट्री पढ़ रहे होते. बट एनी हाउ, हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वही हमारे पास है. आगे बढ़ते हैं. इट इज सेड दैट तात्या तोपे वॉज कैप्चर्ड ड्यू टू द बिट्रायल ऑफ वन ऑफ हिज एलाई, एंड अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तात्या तोपे वॉज हैंग्ड ऑन 18 अप्रैल 1859. ऐसा मतलब माना जाता है या कहा जाता है कि तात्या तोपे को मतलब पकड़ लिया जाता है, अगर हम लोग ब्रिटिशर्स के डॉक्यूमेंट को फोकस करें तो. बट इनको फिर 18 अप्रैल को एंड 1859 को इनको फांसी की सजा यानी हैंग कर दिया जाता है, लटका दिया जाता है. हाउएवर, एज पर द अदर सोर्सेज वी कम टू नो दैट तात्या तोपे हैड मैनेज्ड टू एस्केप and someone else was hanged in his place. It is believed that he had spent the last years of his life in Navsari. अब ये तो ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि हमने तात्या तोपे को मतलब फांसी की सज़ा दे दी है, मगर एक और उनकी डेथ की थियरी है, मिस्ट्री है, कि ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिशर्स ने जिसको पकड़ा था वो एक्चुअल में तात्या तोपे थे ही नहीं, वो कोई और थे. और अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी दिन थे ना, वो तात्या तोपे ने नवसारी डिस्ट्रिक्ट में स्पेंड किए थे, नवसारी में पास ऑन किए थे. नाउ थिंग्स टू नो, समुआ इज़ ए विलेज ऑफ मनसा तालुका इन गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट. ओके, सो गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट के मनसा तालुका में समुआ नाम का एक गाँव है. अच्छा, इस गाँव की खास बात क्या है? The tombstone that stand in the primary school has an
एपिटैफ डेट रीड 29 नवंबर 1857। वहाँ पे कुछ 1857 29 नवंबर को क्या क्या हुआ था स्पेशली उस जगह पे, उसकी वहाँ पे उन लोगों ने डिटेल्स लिखी हुई है। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक यहाँ तक आपको सबको क्लियर है। आगे चलते हैं। So as you can see on your screen, a very important question is asked, why was the revolt a failure? हमारा जो रिवोल्ट हमने किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, वो फेल कैसे हुआ? वेल, द रिवोल्यूशन फेल्ड टू रिट्राइवल द पावर फ्रॉम द ब्रिटिशर्स ड्यू टू देयर लिमिटेशन, सम ऑफ विच आर। तो ब्रिटिशर्स से वापस पावर लेने के लिए, उनको मतलब हराने के लिए हमने रिवोल्ट शुरू किया था, पर वो फेल हो गया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो हम लोग यहाँ पे जितने भी ये पॉइंट्स रीड कर रहे हैं, 4 यहाँ पर हैं एंड देर आर 3 ऑन द अदर स्लाइड। सब हम लोग पहले 4 डिस्कस कर लेते हैं। अ रिबेल यानी बागी, यानी जो इंडिया के रिवोल्यूशनरी थे, लैक्ड कोऑर्डिनेशन। तो जो रिबेल थे उनके आपस में क्या था, कोऑर्डिनेशन नहीं था। अगर मान लो आप एक डांस शो देख रहे हो और 10 लोग डांस कर रहे हैं, कोई इधर डांस कर रहा है, कोई उस डायरेक्शन में डांस कर रहा है, कोई वो वाला स्टेप फॉलो कर रहा है, कोई आगे वाला स्टेप कर रहा है, तो ये कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ ना। तो लड़ाई लड़ने के टाइम पे भी कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है, जो रिबेल्स में नहीं था। देयर वॉज ए एब्सेंस ऑफ द सेंट्रलाइज लीडरशिप, देयर वॉज नो सच सेंट्रलाइज लीडरशिप। क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज वाली कोई फीलिंग ही नहीं थी हमारे अंदर। देयर वॉज नो प्रोविजन ऑफ द री एनफोर्समेंट ऑफ मैन, हमारे पास कोई बैकअप आर्मी नहीं थी। मनी तो भूल ही जाओ, था ही नहीं। एंड एम्यूनेशन सारे आउटडेटेड थे। सो ये सब मेन रीज़न बने, क्योंकि एक लीडरशिप नहीं थी, प्लस आर्मी नहीं थी, बैकअप नहीं था, और पैसा तो भूल ही जाओ। नाउ द सेकेंड पॉइंट, इन द सेकेंड पॉइंट यू कैन सी द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्ट हैपन वे बिफोर द प्री प्लान डेट। ये मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। हमने पहले क्या पढ़ा था, 31 मई को हम लोग एक साथ रिवॉल्ट करेंगे ताकि ब्रिटिशर्स को संभलने का मौका ना मिले। पर यहाँ पे क्या हुआ, 10 मई को ही मतलब रिवॉल्ट शुरू हो जाता है। तो ब्रिटिशर्स को बहुत सारा टाइम मिल गया समझने का। तो इवन उन्होंने अपनी जो बैकअप है वो भी मंगवा लिया था ब्रिटिश इंग्लैंड से। एज ए रिजल्ट द प्लानिंग वॉज डिस्टर्बटेड एंड इट अलर्ट द ब्रिटिशर्स। यहाँ पे ये लोग लिख रहे हैं कि इससे ब्रिटिशर्स अलर्ट हो गए। अगर वो प्लानिंग के हिसाब से जाते तो उनको संभलने का मौका भी ना मिलता। ओके, आगे बढ़ते हैं। द रिवॉल्ट रिमेन कॉन्सेंट्रेटेड लार्जली इन नॉर्थ इंडिया। तो ज़्यादातर इसका फोकस कहाँ पर था, नॉर्थ इंडिया में था। एंड मैनी सोशल रिफॉर्म्स रिफ्रेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ज्वाइनिंग द रिवॉल्ट। और बहुत सारे सोशल सोसाइटी में ऐसा था कि रिवॉल्ट ज्वाइन करें या ना करें, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत लोग कंफ्यूज भी थे। दिस प्रूव दैट द इंटेलेक्चुअल क्लास डिड नॉट सपोर्ट द रिवॉल्ट। और बहुत सारे लोगों ने इसको सपोर्ट नहीं दिया। तो थर्ड पॉइंट क्या बताता है कि रिवॉल्ट जो था वो मेनली नॉर्थ इंडिया में ही फोकस था एंड बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स ने इसको अपना सपोर्ट नहीं दिया। दे गेट कन्फ्यूज्ड। ओके, नाउ 4 नंबर, इंडिया इज अ कंट्री नोन फॉर द रीजनल डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज एंड फूड हैबिट, ड्रेसिंग एक्सेट्रा। तो इंडिया को हम लोग लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग खाना होता है। ओके, फॉर एग्जांपल पंजाब में रोज़ पराठे बनाते हैं, लस्सी पीते हैं। साउथ इंडिया में रोज़ वो कोकोनट ऑयल और डोसा इडली खाते होंगे। ओके, सो इतना सारा डिफरेंसेस देखने को मिलता है। एंड गुजरात का तो हांडवाल पता नहीं क्या क्या है। एनी हम ड्रेसिंग एक्सेट्रा, और कपड़े का पहनना का रहन सहन अलग है। नाउ बिफोर द ब्रिटिश रूल द पीपल वेयर रूल्ड बाय द रीजनल डायनेस्टी। तो इंडिया पे ना ब्रिटिशर्स के आने से पहले अलग अलग जगहों पे अलग अलग राजा रूल करते थे। एज अ रिजल्ट द सेंटिमेंट ऑफ द नेशनलिज्म बिलोंगिंगनेस टू इंडिया एज अ वन नेशन हैड नॉट डेवलप्ड आइदर इन पीपल और इन देयर लीडर। तो कोई अब अगर मान लो मैं वो टाइम पे होता, रिवॉल्ट के टाइम पे होता, तो मेरे लिए मेरा देश क्या है। से फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टेइंग इन सूरत, तो सूरत ही मेरे लिए किंगडम होता और सूरत ही मेरा देश होता। तो वो जो इंडिया वाली जो फीलिंग थी ना, वो उस टाइम पे थी ही नहीं लोगों में। नॉट इवन इन रिवॉल्यूशनरीज, बट राजा और उनके लीडर्स में भी नहीं थी।
तो यही कारण बना जिससे वो रिवोल्ट फेल हुआ। मैनी लीडर्स आइदर साइडेड द ब्रिटिशर्स एंड रिमेन पैसिव एट द टाइम ऑफ द रिवोल्ट। बहुत सारे राजा जो थे और जो लीडर्स थे वो लोग ब्रिटिशर्स के साइड में थे, और बहुत सारे लोगों ने तो कुछ जबान ही नहीं खोली, बस चुपचाप तमाशा देखते रहे। ओके, अगर ये लोग कुछ हेल्प करते तो शायद कुछ और सिनारियो होता। एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। आई थिंक गलत स्लाइड में आ गया। ओके डन, रिमेन पैसिव एट द टाइम ऑफ द रिवोल्ट हो गया। नाउ पॉइंट नंबर 5, द सिख एंड द गुरखा फॉट बाय द साइड ऑफ द ब्रिटिश विच प्रूव टू बी द मेजर डिसएडवांटेज फॉर द रिबेल। ओके, सो जितने भी सिख भाई हमारे भाई थे और जितने भी गुरखास हैं जो नॉर्थ ईस्ट में होते हैं, ये सारे के सारे ब्रिटिशर्स की साइड थे। तो ये हमारे रिबेलियंस के लिए एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज बन गया। ओके, अगर ये हमारी साइड होते तो देयर माइट बी सम अदर सिनेरियो। पॉइंट नंबर 6, द ब्रिटिश हैड द सुपीरियर आर्मी, वेपन एंड मिलिट्री कमांडर कंपेयर टू द रिबेलियन। अगर हम लोग आर्मी का कंपैरिजन करें ना, तो ब्रिटिशर्स की आर्मी बहुत ही अच्छी है, वेल मैनेज है, उनके पास वेपन की कोई कमी नहीं है, उसके कमांडर्स ही बहुत सही हैं, तगड़े भी हैं ऊपर से। तो रिबेलियन इतने स्ट्रांग नहीं थे जितने ब्रिटिशर्स थे, एंड इट्स अ फैक्टर। पॉइंट नंबर 7, ऑल द लीडर्स आर फाइटिंग टू रीगेन देयर पावर और टेरिटरीज लॉस्ट टू द ब्रिटिशर्स, दे वे आर नॉट फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ द नेशन। तो जितने भी लीडर फाइटिंग कर रहे थे ना ब्रिटिशर्स के सामने, वो बस अपना एरिया बचाने के लिए ही कर रहे थे। अगर कानपुर में लड़ाई हो रही थी तो सिर्फ कानपुर के लिए ही लड़ाई हो रही थी, वो बाकी इलाहाबाद में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, सतारा में क्या हो रहा है, उनको कुछ लेना देना नहीं है। तो जो फीलिंग थी ना वो अपने देश की, वो उस टाइम पे लोगों में थी ही नहीं। उसका रीज़न क्या था, क्योंकि उससे पहले जो राजा रूल करके गए उनके लिए बस वही उनका देश होता था। ओके, थिंक विच वे द अदर कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवॉल्ट बीइंग अ फेलियर। बहुत सारे रीजन्स हैं, लेकिन हम लोग ये 7 पॉइंट से लिखेंगे एग्जाम में। अब एक बार फटाफट ये सारे 7 पॉइंट रिकॉल कर लेते हैं। सिर्फ पहला पॉइंट ये बोलता है कि कोई सेंट्रलाइज लीडरशिप नहीं थी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था, और हमारे पास कोई भी री एनफोर्समेंट का, मैन का, मनी का और एम्यूनेशन का कोई प्रोविज़न नहीं था। सेकंड पॉइंट हमको ये बताता है कि बिफोर द प्लानिंग डेट हमने रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या हो गया, ब्रिटिशर्स अलर्ट हो गए। पॉइंट नंबर 3, अब ये जो रिवॉल्ट था वो यूजुअली नॉर्थ इंडिया में ही फोकस था, और बहुत सारे लोगों ने इसको सपोर्ट किया और कुछ लोगों ने इसको सपोर्ट नहीं किया। अब पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो इंडिया अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, एंड ज़्यादातर लोग की जो फीलिंग थी अपने देश के लिए उस टाइम पे इतनी डेवलप हुई नहीं थी। दे ओनली फाइटिंग फॉर देयर ओन किंगडम ओनली, एंड बहुत सारे राजा उस टाइम पे ब्रिटिश के साइड थे, और कुछ लोगों ने तो अपनी मुंह ही नहीं खोला। डेट मीन्स दे डिसाइड टू रिमेन पैसिव ओनली। प्लस एक और बात ये थी कि सिख और जो गुरखास थे वो ब्रिटिशर्स की साइड से लड़ रहे थे, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मेजर डिसएडवांटेज था और ड्रॉबैक था। पॉइंट नंबर 6 में हमने ये देखा कि ब्रिटिशर्स की आर्मी हमसे ज़्यादा सुपीरियर थी, उनके वेपन्स हमसे हाईली मॉडिफाइड एंड टेक्नोलॉजी में एडवांस थे, एंड उनकी मिलिट्री तो बहुत पावरफुल थी। ओके, कितनी पावरफुल थी, यू कैन वॉच अक्षय कुमार मूवी केसरी। ओके, एंड पॉइंट नंबर 7, जितने भी लीडर्स थे ना वो सिर्फ अपनी रीजनल टेरिटरी को ही गेन करने के लिए फाइट कर रहे थे, अपने देश के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा था। ओके, सो वी आर ऑन आवर लास्ट स्लाइड। इसके बाद एक और स्लाइड है जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट आगे वाले सेशन में। बट फॉर राइट नाउ, इफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ये 1857 के रिवॉल्ट के बाद है ना बहुत सारी चीज़ें बदल गई। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच चेंज द फ्रीक्वेंटली, एंड इसमें काफ़ी इफेक्ट आया। एज यू कैन सी, द फर्स्ट इज द रिवॉल्ट वॉज सक्सेसफुली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, हाउएवर इट इज स्टिल यूज्ड इन अ न्यू एरा टू चेंज। तो ब्रिटिशर्स के ये जो रिवॉल्ट के बाद इंडिया के अंदर बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिले। वेल यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है, एंड पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है, कंपनी रूल केम टू एन एंड इन इंडिया एंड इंडिया केम टू अंडर द रूल ऑफ द क्राउन। सो अभी तक इंडिया में कौन रूल कर रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
लेकिन 1857 के बाद वो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो गया। अब कोई भी गवर्नर जनरल नहीं होगा। अब कौन होगा? अब वाइसरॉय होंगे, बराबर। अब से लेके 1947 तक, यानी 1857 से लेके 1947 तक वाइसरॉय आपको देखने को मिलेंगे। एंड ये अब डायरेक्टली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, जो इंग्लैंड की रानी है, उसके अंडर में इंडिया एक गुलाम देश माना जाएगा। ओके, यानी इंडिया के इंग्लैंड की एक कॉलोनी माना जाएगा इन टेक्निकल टर्म्स। नाउ सेकेंड पॉइंट, the interference of the internal affairs of the princely state of India was stopped। तो उनकी सब्सिडी अलायंस और पॉलिसी हमने देखा था कि एक रिप्रेजेंटेटिव हमेशा कोर्ट में रहेगा, तो अब वो ना स्टेट के अंदर दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ओके, तो ये एक मेजर चेंजेस आ गया। थर्ड पॉइंट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज कंपेल्ड टू चेंज इट्स पॉलिसी टुवर्ड द इंडिया। उनको अपनी बहुत सारी पॉलिसी चेंज करनी पड़ी, जिससे कि द सैलरी, द अलाउंसेज एंड द फैसिलिटी गिवन टू द इंडियन सोल्जर सिपाहीज वेर इंक्रीज। इंडियन सोल्जर की सैलरी इंक्रीज की गई, इनको ज़्यादा फैसिलिटी दी गई एंड इनको भी प्रमोशन के ज़्यादा चांसेस दिए गए। दिस रिवॉल्ट हेल्प इन इन्वोकिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द पीपल ऑफ इंडिया। एंड फिर इससे क्या हुआ, हमारे देश के लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग आई, एंड जिससे हमारा आगे अब जितने भी रिवॉल्ट होंगे वो नेशन वाइड ही होंगे, वो कोई रीजन वाइज नहीं होंगे। अब कोई डेट वी आर गोइंग टू सी इन आवर सेमेस्टर 2 बुक्स। सेमेस्टर 1 तो कम्प्लीटली ब्रिटिश एरा तक ही थी, ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। सो फ्रेंड्स, इन माई नेक्स्ट सेशन व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस, वेल आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन आंसर्स एंड दिस फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, नाउ आंसर इन शॉर्ट, व्हाट वर द मेन रीजन टू द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। एंड ये लोग ऊपर लिख रहे हैं आंसर इन शॉर्ट। सी देयर आर मेनी बिग पॉइंट्स आर देयर। Anyhow, who were the main leaders of the revolt of 1857? That is a very easy question. And what was the result of the revolt of 1857? Okay, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो जाता है और फिर हमारा ब्रिटिश क्राउन का टाइम शुरू हो जाता है। What was the ratio of the Indian soldier to the British army? Okay, all such questions I am going to discuss in my next Q&A session, where I am going to discuss all the exercises question, plus I am going to provide you PDF also for that. And चलो एक फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं जाते जाते, थोड़ा एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। इन द ईयर 1857, ओके, डैश राइफल वॉज इंट्रोड्यूस इन द इंडियन आर्मी। चलो आंसर बताओ। आई थिंक एनफील्ड राइफल थी। ओके, आगे, द लैंडलॉर्ड डैश ऑफ जगदीशपुर टुक द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट। सारे आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, यू हैव टू सर्च इट आउट, सोचो ना। थर्ड नंबर, डैश वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द रिबेलिंग आर्मी दैट ट्राई टू फ्री द कानपुर फ्रॉम द ब्रिटिश कंट्रोल। ओके, तो अभी आपको कमांडर इन चीफ याद कीजिए। ओके, आपको पता होना चाहिए। द क्वीन ऑफ झांसी वेज्ड वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन द रिवोल्ट। फाइनली वो रिवॉल्ट में आते हैं। एंड फ्रेंड्स, रिमेंबर, आज का सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, डेट इज ऑलवेज हैव सम ड्रीम। सपने होने बहुत ज़रूरी है। सबका एक सपना होता है, मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, मैं लाइफ में ये करूंगा, मैं इतने पैसे कमाऊंगा, ओके, मैं अपने देश के लिए ये करूंगा, मैं एक दिन ऐसी गाड़ी बनाऊंगा, जो भी है। सो अगर आपके पास ड्रीम होगा ना, तो आपके पास जीने की एक वजह होगी। ओके, दिस पर्सन, आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम, उनका ड्रीम था इंडिया को न्यूक्लियर पावर कंट्री बनाना, एंड इन्होंने वो करके दिखाया। ओके, एंड इस पर एक मूवी भी बनी हुई है, आई एम नॉट रिकॉलिंग द नेम, बट यू कैन सर्च इट ऑन, आई थिंक परमाणु मूवी नाम था, एंड जॉन अब्राहम इज द हीरो। So friend, with this I am concluding my chapter number 9 and I am concluding my syllabus of standard 8 of semester 1. semester 2 जब आएगा तब मैं स्टार्ट कर दूंगा। Well, there are certain chapters 1 and 2 जो YouTube पे अवेलेबल नहीं है, सो मैं उसके भी लिए ट्राई करूँगा अगर मेरे पास टाइम बचता है तो। सो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।